तो पीछे के पार्ट में हम लोगों ने ख़त्म किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। फिर ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड था जिसकी सहायता से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। उसके बाद आप लोग किताब देखते होंगे तो आप लोग एक काम करेंगे, आप ये जाके देख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लाभ क्या होते हैं, उसके लिखने की हानियाँ क्या होती है, यानी कि लिमिटेशन क्या होती है, सीमाएँ क्या होती हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब ये प्रकार ना बोलिए, ये टाइप्स ही हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, ये लगभग 8, 9, 10 अभिक्रियाएँ आती हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पहली अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब समझिए ना कि दो आदमी का ब्याह करा रहे हैं। अब ब्याह कराने इन द सेंस क्या कि एक मान के चलिए हम हैं, एक लड़की है, उन दोनों आदमी की शादी हो जाती है तो दोनों आदमी एक साथ जुड़ गए ना। ठीक है, अब जब दोनों आदमी जुड़े हुए हैं तो शादी हुई है तो बच्चा भी पैदा होगा ना जी, यानी एक तीसरा नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मेरा नाम मनीष है, मान लो चिरकुट नाम की लड़की से शादी हो जाता है। ठीक है, अब दोनों आदमी का मिलन होता है, एक करीमन पैदा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये होती है संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक, याद रखना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि 2 चीज़ मिलेगा और एक तीसरा नया पदार्थ बन जाने वाला है। जैसे इसको उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, उसको हवा की उपस्थिति में जलाइए तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ मिला ना, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये 2 के मिलने से एक तीसरा नया पदार्थ बना है, यानी कि CO2। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? आप मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पे क्या होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो जो मैग्नीशियम है ना, उसको लेके हवा की उपस्थिति में जलाइए तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 mg है, यहाँ भी 1 mg है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी 2 करना होगा ना, तो मल्टीप्लाई में 2 लगा दीजिए। अब 2 लगाने से हुआ क्या कि mg भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए? CO2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? MgO। यानी कि 2 आदमी मिल रहे हैं, एक तीसरा नया पदार्थ बन रहा है। 2 आदमी मिल रहे हैं, एक तीसरा नया पदार्थ बन रहा है। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, 2 आदमी का ब्याह करा दिए तो एक तीसरा नया प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रही है बात? तो जो नया प्रोडक्ट बना है ना, वो हमारा प्रतिफल है, और ये जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं वो अभिकारक हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग भी क्या होते हैं? प्रोडक्ट ही होते हैं, अपने माता पिता के प्रोडक्ट हैं, माता पिता के मिलन से हम लोग पैदा हुए हैं, सिंपल सी बात है। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं ना, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रियाएं। अब संश्लेषण का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, बनाना, निर्माण करना। देखो 2 चीज़ मिल रहा है, तीसरा नया चीज़ का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, मम्मी पापा मिले, हम लोग पैदा हो गए, तो हम लोग भी तो निर्माण हुए हैं ना, मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करने बनाने को ही हम लोग संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली अभिक्रिया। जो दूसरी अभिक्रिया है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे यहाँ पर 2 आदमी मिल रहे हैं, कोई तीसरा नया पदार्थ बन रहा है, लेकिन वियोजन में क्या होता है? वियोजन में जस्ट इसके अपोजिट होगा, यानी कि 1 आदमी रहेंगे और टूट के 2 हो जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे 2 आदमी की शादी होती तो नहीं बोलते हैं कि 2 जान बटे, लेकिन क्या बोलते हैं, माफ़ करना, 2 शरीर है 1 जान है। लेकिन जैसे ब्याह होता है बस दोनों आदमी अलग हो गए। समझ में आ रही है बात? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चूना पत्थर है जिसको CaCO3 बोलते हैं। इसको कहीं कहीं संगमरमर भी लिखता है। अरे जिंदा चूना नहीं होता है जो आप लोग मार्केट से लाते हैं, मार्केट से ला के घर की पुताई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको लेके क्या कीजिए ना कि पानी में डालिए तो उसमें से हीट निकलने लगता है। समझ में आ रही है बात? वही जिंदा चूना का सूत्र है ये CaCO3। तो अब इसका नाम भी याद रखेंगे। ये भी कई बार पूछता है कि चूना पत्थर का
फार्मूला क्या होता है, तो CaCO3। अभी जो चूना पत्थर है ना जो मार्केट से मिलता है उसको लेके क्या कीजिए आप लोग, गर्म कीजिए। अब गर्म करेंगे ना तो ये दो चीज़ में टूट जाता है। पहला जो है उसको बोलते हैं CaO और इसके साथ CO2 गैस रिलीज होती है। अब ये त्रिभुज जैसा बना है ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी तीर चिन्ह के नीचे ये लगा होगा ना तो वहाँ पे समझ जाना है कि उसमें अभिकारक को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। तो ये है चूना पत्थर को गर्म किए, बस ये दो जगह टूट गया। मैंने समझो कि ये जो Ca है ना कैल्शियम, ये मर्द जी हैं और CO3 मेहरारू जी हैं। समझ में आ रही है बात। अब इनके बीच में थोड़ा सा हीट उत्पन्न हुआ, समझ रहे हैं, झगड़ा तकरार हो गया तो दोनों आदमी क्या हो गए, अलग हो गए। समझ में आ रही है बात। यानी कि पति जी भी अलग और पत्नी जी भी अलग हो गई। तो वियोजन अभिक्रिया में यही होता है, आदमी टूट जाता है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है। अब पढ़िए इसकी परिभाषा। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, देखिए ये एक बड़ा अणु है, ठीक है, ये टूट रहा है, टूटने से दो या दो से अधिक सड़ल, अब ये दो पार्ट में भी टूट सकते हैं और दो से अधिक पार्ट में भी टूट सकते हैं, ठीक है। तो बोला कि दो या दो से अधिक सड़ल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। एक और उदाहरण आप लोग याद रखेंगे, एक बात और इसमें याद रखेंगे कि जो CaO है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना बोलते हैं। और ये जो कली चूना है ना, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा है कि सीमेंट उद्योग में किसका यूज करते हैं, तो याद रखेंगे कली चूना का, जिसको बोलते हैं CaO। अब दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट का, जिसको बोलते हैं KClO3। जब इसको गर्म करते हैं ना पोटेशियम क्लोरेट को, चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं हम, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं ना तो ये टूट जाता है KCl में और प्लस में ऑक्सीजन में, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कीजिए। देखिए ना, यहाँ पे एक के है, यहाँ भी एक के है, एक Cl है तो एक Cl है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। समझ में आ रही है बात। अब काउंट कीजिए, 2 के है, 2 के करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे 2 के हो गया, 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको 6 करना है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे देखो क्या करना होता है, ये एक बड़ा अणु है ना, टूट के 2 भाग में नहीं बट गया है, यानी दोनों आदमी का क्या हो गया है, तलाक हो गया है, अलग हो गए हैं, वियोजित हो गए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब एक काम और करेंगे आप लोग कि इसका नाम और भी पूछता है कि सीधे आपसे पूछ देगा कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप पढ़ के गए हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है और वो पूछ दिया कि अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अब तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाने वाले हैं, तो क्या करेंगे। तो एक बात और याद रखेंगे कि जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है ना, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अब इसमें एक और उदाहरण याद रखना चाहते हैं तो वो भी याद रख सकते हैं कि जब जो फेरस सल्फेट होता है ना, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो कहिएगा, तो उसको भी दिखा दे रहे हैं इक्वेशन में। देखिए ये वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × 7H2O। अब इसको गर्म करेंगे ना तो ये टूट जाता है किसमें, FeSO4 में, और साथ में जो जल होता है ना वो पहले रिलीज हो जाएगा, निकल जाता है। समझ में आ रही है बात। जो FeSO4 × 7H2O है, इसको गर्म कीजिए तो पहले जो उसमें का नमी होता है ना वो बाहर हो जाएगा, तो 7H2O अलग हो गया है। और उसके बाद जो FeSO4 बच जाता है उसको गर्म करते हैं तो ये मिल जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। अब देखिए यहाँ भी एक बड़ा अणु है ना, ये बड़ा अणु टूट के 2 भाग में नहीं बट गया है, यहाँ भी एक बड़ा अणु है और ये टूट के 2 या 2 से अधिक भागों में बट गया है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा उदाहरण रहा, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग तीसरी अभिक्रिया पे, ठीक है। तो तीसरी है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है ना कि अगर इसको एक और उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप शादी ब्याह में गए हुए हैं, ठीक है, तो देखते होंगे ना कि वो छोटा छोटा बच्चा होता है, सब पहले ही से जगह छेक लेगा, छेक के बैठ जाएगा खाने के लिए, बस पता लगे कि वो बड़का आदमी आ गया।
तो अब हम समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब विस्थापन को समझना है ना तो सिंपल सी भाषा में समझिएगा। विस्थापन का मतलब होता है ना कि किसी एक व्यक्ति को हटा देना और उसके स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा देना। अब लोग ब्याह शादी में जाते हैं तो छोटका छोटका बचवा जो सब होता है ना, सब खाने के लिए पहले ही कुर्सी पर बैठ जाता है। बस पता लगता है कोई बड़ा आदमी आ गया, बस उसको क्या करता है, सब उसको हटा देता है और उसके स्थान पे उस बड़े आदमी को क्या किया जाता है, बिठा दिया जाता है। समझ रहे हो बात को? इसमें भी वही होने वाला है। विस्थापन में होगा क्या ना कि जो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील का मतलब क्या है, पूरी तरह से रिएक्टिव, किसी से जाकर फटाक देना जुड़ जाए। जैसे नहीं होती लड़कियाँ तो कुछ छिछोड़ी टाइप की होती हैं, जिधर देखी तिधर मार स्टार्ट कर दी, हिंकरा के देखनी तो हिंकरा के देख के हंसनी, हुंकरा के देखनी तो हुंकरा के देख के हंसनी। समझ रहे हो? वो अधिक क्रियाशील लड़कियाँ हैं, ठीक है। वो किसी से भी फटाक दे अभिक्रिया कर लेंगी। अब जो पहले ही से जुड़ा हुआ है ना, उसका भी मेरे ब्रेकअप करा के झगड़ा करवा देती हैं। विस्थापन का मतलब वही है कि क्रियाशील आदमी आएगा, ठीक है, अब बढ़िया आदमी को हटाएगा, हटा के उसका स्थान को ग्रहण कर लेगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका रेफरेंस समझिए क्या है। जब कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जो अधिक क्रियाशील है ना, वो कम क्रियाशील को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। अरे ये दुनिया का नियम है मेरे भाई। इसमें होता क्या है ना कि अगर कोई कमज़ोर पड़ता है ना तो बड़ा आदमी आएगा और उसको क्या करेगा, उठा के लेके चला जाएगा। इस पर मुझे एक शायर याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि कटी पतंग की तरह आ रही थी वो मेरे पास, उसे भी लूट लिया ऊंचे मकान वालों ने। खैर, तो विस्थापन का मतलब वही समझना है। जैसे मान लीजिए कि समझिए कि ए मतलब क्या, ये आपका मित्र है, ठीक है, और बी सी का मतलब क्या है कि ये बी आप हैं और ये सी आपकी प्रेमिका है। समझ में आ रही है बात? अब होता क्या है कि जो ए है ना, ये जो आपका मित्र है, इसको आप बार बार अपने घर पे बुला रहे हैं ना, या मिलने जा रहे हैं तो अपने मित्र को भी लेके जा रहे हैं। अब आपका मित्र तो नहीं आपसे हैंडसम पड़ा, वो आपसे हैंडसम होगा आपका मित्र, चिंता करने वाली बात नहीं है। बस होगा क्या ना कि जो मित्रवा है ना, इसको देख के आपकी प्रेमिका यानी कि सी का दिल आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? और ये सी किसके साथ भग जाएगी, ए के साथ, और आप क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यानी आपके स्थान को, जो आपका स्थान था बी वाला, उसको किसने ग्रहण कर लिया, तो आपके मित्र ने ग्रहण कर लिया। तो देखो ए और सी मिल गए हैं। समझ में आ रही है बात? और आपके बम पे लात मार के आपको अलग कर दिया गया है, यानी आपको विस्थापित कर दिया गया है। समझ में आ रही है बात? तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जब कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी सी, ये आपका मित्र है, ये आप बी सी हैं। बी सी मैंने बिल्कुल है वैसे, समझ रहे हो? तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका मित्र आ रहा है, आपके बम पे लात मार रहा है, आपको अलग कर दे रहा है क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है। समझ में आ रही है बात? और आपकी प्रेमिका आपके स्थान को उसको दे दे रही है, ठीक है, और आप अलग हो जा रहे हैं। अब ये विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, तो ये दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक तो आप हैं कि नॉर्मल क्रियाशील हैं, ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों आदमी होशियार हो सकते हैं। देखो जस्ट आगे बता रहे हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। जो पहली अभिक्रिया है उसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल मतलब होता है एक आदमी विस्थापित होगा, और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें यानी कि इसमें कई आदमी विस्थापित होने वाला है, दो आदमी विस्थापित होने वाला है। अब इसको समझिए क्या है। एकल विस्थापन क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। एकल में सिर्फ कई आदमी विस्थापित होगा, एक आदमी विस्थापित होने वाला है, एक आदमी को हटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन द्विविस्थापन में कई आदमी हटेंगे, दो आदमी हटने वाले हैं। तो देखो भाई इसमें एक आदमी कौन हटने वाला है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। ये एफ यानी कि लोहा है, समझिए आपका मित्र है। Cu यानी कि कॉपर आप हैं, तांबा आप हैं, और SO4 आपकी प्रेमिका है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इन दोनों को एक साथ लेकर रखते हैं, समझ में आ रही है बात, तो होता क्या है ना कि जो कॉपरवा है ना, यानी कि आप तनी कम क्रियाशील हैं, जो आपका मित्र है ना ये अधिक क्रियाशील है, मारा आपके बम पे लात, समझ में आ रही है बात, और आप क्या हो गए, अलग हो गए। समझ में आ रही बात? और ये आपकी प्रेमिका के साथ यानी Fe किसके साथ चला गया, SO4 के साथ चला गया, तो ये बन गया FeSO4। तो देख रहे हैं आपके स्थान को किसने ग्रहण कर लिया, तो आपके मित्र ने ग्रहण कर लिया है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें एक आदमी का विस्थापन हुआ है कि दो आदमी का हुआ है, तो बोलेंगे कि एक आदमी का हुआ है, यानी कि आपका विस्थापन हो गया है। आप देखिए ना अलग हो गया ना यहीं पे। अब कारण क्या है, जो लोहा होता है ना ये अधिक क्रियाशील होता है, किसकी तुलना में, तो कॉपर की तुलना में। अब इसको समझिएगा, ठीक है। लोहा होता है ना,
समझिए लोहा का कील है, ये प्रश्न पूछता भी है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है क्यों। ठीक है, ये प्रश्न मैंने धड़ल्ले से पूछा है पीछे बिहार बोर्ड। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, जो इसका कलर होता है ये होता है नीला। अब इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। और उसमें क्या कीजिए ना कि कांटी लीजिए, विलयन समझ में आता है, लिक्विड कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उसमें लेकर लोहा का कील डाल दीजिए। तो यह है किस कलर का, नीला कलर का। आज जैसे लोहा का कील डालेंगे ना, बस लोहा अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और विस्थापित माने क्या, कॉपर को हटा दिया जाएगा और उसका स्थान को कौन ग्रहण कर लेगा, तो Fe ग्रहण कर लेने वाला है और बना देता है FeSO4, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, तो पहले ये नीले कलर का था, लेकिन जैसे ये क्रिया हो जाती है ना, तो ये हल्के हरे कलर का हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहे का रंग विलयन का रंग बदल जाता है क्यों। ठीक है, तो परिभाषा आप बता दीजिएगा इजली कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण वो विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, जिसके कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला से हल्का हरा हो जाता है। दूसरा एक रिएक्शन याद रख सकते हैं, जिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन महाराज जी हैं और ये उनकी प्रेमिका जी हैं SO4। अब जो जिंक होता है ना, ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन तो है तो चूंकि बड़ा ना, मार्क इसको हटा देगा। हाइड्रोजन जी देखिए दे अलग होकर उड़ गई नहीं, यहाँ पे जो जिंक है वो SO4 के साथ चला गया और इन दोनों के बीच बंधन बन गया। तो यहाँ पे एक आदमी विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया है, विस्थापित हो गया है, हाइड्रोजन हट गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी अभिक्रिया है इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन का मतलब होता है ना कि इसमें दो गो आदमी का विस्थापन होता है, दो गो आदमी का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये इसको कैसे समझेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें कई आदमी का विस्थापन होगा, तो 2 आदमी का। अब देखो कैसे होगा, अब समझिए कि आप Ag हैं, Ag मैंने चांदी है, NO3 आपकी पत्नी है, दोनों आदमी जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक Na महाराज हैं, यानी पति देव जी हैं, और Cl क्या हैं, उनकी पत्नी है। समझ में आ रही है बात। अब हुआ क्या कि आप तो दोनों आदमी पड़ोस में रहते हैं, ये आप हैं, आपकी पत्नी है, ये आपका पड़ोसी है और वो आपकी पड़ोसन है। समझ में आ रही है बात। अब ये जो आप है ना, आपको पड़ोसन पे देख के दिल आ गया। समझ में आ रही है बात। होता भी है, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है ना, दूसरे की पत्नी क्या होती है, अच्छी लगती है। समझ रहे हो। अरे ये ह्यूमन मेंटालिटी होता है, अपनी थाली में पड़ा खाना किसी को नहीं दिखता है और दूसरे की थाली में झांकने की आदत होती है। तो इसमें क्या होगा ना कि जो Ag जी हैं, पड़ोसन को देख के दिल आ गया। अब Ag क्या करते हैं, Cl के साथ भाग जाते हैं ना। अब ये दोनों अपना बंधन बना लिया है, AgCl। समझ में आओ तो बात। अब यहाँ जो आपकी पत्नी है वो तो अकेली रह गई, क्या कि आप तो चले गए हैं पड़ोसन के साथ। तब पड़ोसन कहिए ना कि अच्छा, पड़ोसिया बोलेगा ना कि अच्छा हमार मेहरारू के लेके तू भाग गई बड़ा, हम तहार मेहरारू के लेके भाग जाते नहीं। समझ में आओ तो बात। तो Ag लेके भाग गया है पड़ोसन को, तो ये पड़ोसी क्या करेगा, ये साहब जी की पत्नी को लेकर भाग जाएगा कि चल हम तेरे से शादी कर लेते हैं, हम लोग भी अलग क्यों रहने वाले हैं। तो यहाँ दोनों तेज पड़ गया ना, तो ये पड़ोसन के लेकर भाग गया, ये भी इसकी पत्नी को लेकर भाग गया। तो Na मिलकर NO3 के साथ क्या बना दिया, NaNO3 बना दिया, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कई आदमी का विस्थापन हो रहा है, 2 आदमी का हो रहा है ना। देखो यहाँ पे Ag किसके साथ गया, Cl के साथ गया। ठीक है, और यहाँ पे Na किसके साथ चला गया, NO3 के साथ चला गया, तो ये बन गया NaNO3 हो गया। दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए, Na2 है, ठीक है, यहाँ पे SO4 मान के चलिए इनकी वाइफ है, यहाँ Bag हैं, इनकी ये Cl2 क्या है, वाइफ है। ठीक है, अब जो सोडियम जी हैं, इनका दिल आ जाता है किस पे, अपनी पड़ोसन पे। अब ये NaCl, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, तो 2 गो Na है, 2 गो Cl है, तो NaCl बना दिया ना, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए ना, 2 गो Na 2 गो Cl। तो ये अपने पड़ोसन के साथ गए हैं, तो NaCl बन गया है। और जो बच गया है, ये Ba बच गया है और ये SO4 बच गया है, तो ये भी बोलेगा कि हम भी कहे बचे हुए रहेंगे। तो Ba किसके साथ चला जाता है, SO4 के साथ चला जाता है और बनाता है BaSO4, जिसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। यहाँ पे 2 आदमी का विस्थापन हो रहा है और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की ओर। तो अभी हम लोगों ने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। जो पहले अभिक्रिया थी उसको हमने बोला संयोजन अभिक्रिया,
दूसरा था उसको बोला वियोजन अभिक्रिया, और जो तीसरा अभिक्रिया था उसको बोला हमने विस्थापन अभिक्रिया। और जो विस्थापन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एकल विस्थापन और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। अब जो हमारा चौथा रिएक्शन है वो क्या होने वाला है? चौथा रिएक्शन है उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएँ। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग पनीर फाड़ते हुए देखे होंगे मम्मी को, तो मम्मी क्या करती हैं कि वो नींबू का रस लेके उबले हुए दूध में डालती है ना, तो वो दूध थक्का थक्का जैसा बन जाएगा, बन के नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जो थक्का बन के नीचे दही जैसा पदार्थ जम गया नीचे ना, छेना, ठीक है, वही हमारा अवक्षेप है। ठीक है, वैसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अब चूँकि यहाँ पे हमने वो उदाहरण नहीं डाला है जो आपके एग्जाम में पूछता है, वो उदाहरण डाला है हमने, तो याद रखेंगे इसकी परिभाषा को कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जिसमें कोई ठोस पदार्थ प्रतिफल के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। यानी जब प्रोडक्ट बनेगा ना, तो जो विलयन होता है पानी वाला, उसमें वो ठोस के रूप में अलग होगा। तो जो पनीर होता है वो ठोस के रूप में नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब समझ में आ गया बात? जो नीचे पदार्थ बैठ गया है ना, उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो ये भी परिभाषा कई बार पूछा है कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट, यानी अवक्षेप क्या होता है? तो बोलेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे है AgNO3 जिसको बोलते हैं सिल्वर। Ag मतलब होता है सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट। तो जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया NaCl, जो आपका साधारण नमक है, नमक खाते हैं ना, उसके साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ का जो Na है, डाउन किया है, इसका मतलब क्या है कि वो जाके नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। तो यही हमारी कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो चलते हैं फिर अगले वाले रिएक्शन पे। तो जो हमारा पांचवा रिएक्शन है उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? अब इस पर इतने सारे एग्जाम्पल है ना कि बताते बताते हम थक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात याद रखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके। अब बोलेंगे कि सर ये तो अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है? तो इसको अगले पाठ में जानना है। जो एसिड बेस है ना, अम्ल भस्म, दूसरा पाठ है केमिस्ट्री का, उसमें जानना है कि अम्ल क्या होता है। बस मोटा मोटी इतना जान लीजिए ना कि जो पदार्थ खट्टा लगेगा ना चखने में, वो क्या होगा? अम्ल होगा। और जो पदार्थ कड़वा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, कोई अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है? भस्म के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण का मतलब होता है कि उसमें सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा। समझ में आ रही है बात? तो लवण और जल बनाता है। जब अम्ल और भस्म मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। बोलेंगे सर इसको उदासीनीकरण काहे बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर देना, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अम्ल भी खतरनाक है और भस्म भी खतरनाक होता है। जब दो को खतरनाक मिलते हैं ना तो आदमी ठंडा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? इसमें मुझे एक कहावत याद आती है कि मैं बंदूक लेके आऊँ, एक सामने वाला भी बंदूक लेके आए, तो मामला ठंडा ठंडा में बीतता है, क्योंकि वो भी जानता है कि उसके पास भी बंदूक है, वो भी चला देगा, तो मामला शांत हो गया ना। अगर एक के पास बंदूक हो दूसरे के पास ना हो तो न्याय किसके हाथ में रहने वाला है? वो बंदूक वाले के हाथ में रहने वाला है। और आजकल के पॉलिटिशियन भी तो वही ना कर रहे हैं जी, कि उसके पास हाथ में पावर है ना, बंदूक है ना, तो उसी के अनुसार न्याय चलने वाला है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर उधर से हम लोग इधर आते हैं। तो जो अम्ल होता है ना, ये काफ़ी प्रभावशाली होता है, ठीक है, और जो भस्म होता है ये भी काफ़ी पावरफुल होता है। और जब दोनों मिलते हैं ना तो एकदम नहीं होता है कि मतलब दो बढ़िया आदमी लड़ रहे हैं, अंत में दोनों आदमी क्या हो गए? ठंडा हो गए। समझ में ये बात? यानी उदासीन हो गए, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये नहीं होता है कि अगर कोई लड़का बदमाश है तो समझ जाने कि उसके मम्मी पापा नॉर्मल हैं, लेकिन अगर वो लड़का शांत हो गया है ना तो समझ जाना कि अगर मम्मी भी खतरनाक हैं, पापा भी खतरनाक हैं, पापा मार बेल्ट उठल मम्मी के लोल मारे, मम्मी बेलना उठा के मार पापा का लोल फोड़ देलक,
इतना भड़का लोलू कर दिलक ना। दोनों आदमी खतरनाक है। अब लड़के के पूरा चुपचाप फेंगे ताकतरन कि पापा धबका मत दे चाहे मम्मी धबका मत दे। होता भी है, मम्मी पापा के झगड़ा में बच्चा बड़ा कुटा लो ना। अगर मम्मी को पापा डांट दे, मम्मी बात बात पे खुद के आपको मारेगी, समझ रहे हो। बच्चा वैसे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे दो खतरनाक आदमी मिलते हैं ना, तो क्या हो जाता है, काम उदासीन हो जाता है। जो प्रोडक्ट पैदा होता है ना वो ठंडा होता है। अब इसको उदाहरण से समझिए। HCl एक अम्ल होता है, NaOH क्या होता है, एक भस्म होता है। अब इसमें होता क्या है ना कि यहाँ का जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन ये Na के साथ भग जाता है, फिर ये द्विविस्थापन है यहाँ का जो Na है वो किसके साथ भग जाएगा, Cl के साथ, तो ये बन जाता है NaCl जो कि एक लवण होता है, ठीक है। और यहाँ का एगो H, यहाँ का एगो H, दो H हो गया ना, तो H2 और एगो O है तो O, H2O का मतलब होता है जल। तो देखिए ये अम्ल है, ये भस्म है, जब दोनों अभिक्रिया किए तो क्या बना, NaCl प्लस H2O बन गया है। समझ में आ रही है बात। तो NaCl को बोलते हैं लवण, जो आप लोग खाने में यूज़ करते हैं, और जल क्या होता है, H2O होता है। तो बोलेंगे सर जो हम लोग को नमक मिलता है क्या इसी क्रिया द्वारा मिलता है क्या, माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो लवण बनता है। इस प्रकार बनाएंगे ना तो जो नमक है आपको 15-20 रुपये किलो नहीं मिलेगा, 2000, 5000, 10,000 रुपये किलो पड़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। वैसे नहीं प्राप्त होता है, ये समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही है बात, वाष्पीकरण विधि द्वारा। अगला जो उदाहरण है बिल्कुल वही है। H2SO4 भी क्या होता है, तेजाब होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो ये SO4 है ना, ये K के साथ भग जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये बनता है K2SO4 जिसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। और यहाँ का देखो, यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, बस समझो कि H2O बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कभी कभी मधुमक्खी काट लेती है, और मधुमक्खी काटती है ना तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें होता है फार्मिक अम्ल। समझ में आ रही है बात। या चींटी भी काटती है ना तो उसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। अब काटेंगे तो बड़ा बिस आता है। जो मधुमक्खी काटती है ना तो देखना उसके पिछवाड़े में ऐसे हंसुआ जैसा निकला होता है। आपको नहीं पता है, लेकिन जो मधुमक्खी का डंक होता है ना, मधुमक्खी एक बार जब काट देगी ना आपको, उसके बाद वो मर जाती है। ये जो मधुमक्खी होती है ना, तो ये जो मधुमक्खी होगी तो इसको जो पिछवाड़ा होता है ना उसमें वो हंसुआ जैसे निकला होता है, और जब हलाएगी ना आपकी स्किनवा में तो जाकर फंस जाता है। अभी ज़बरदस्ती खींचने का प्रयास करती है, बस ये इसका पीछे वाला उखड़ जाता है हिस्सा। तो मधुमक्खी जब एक बार काट लेगी आपको ना तो वो खुद मर जाती है। और उसमें का जो हंसुआ जैसा चीज़ है उसमें से क्या डालती है, वो एसिड डालती है, फार्मिक अम्ल। वो अब तेज जलन पैदा करता है। अब सिंपल सी बात है, अभी हमने जस्ट बताया कि जो अम्ल होता है ना उसके प्रभाव को खत्म करना है तो किसका यूज़ करना होता है, तो भस्म का यूज़ करना होता है। तो भस्म में क्या यूज़ कर सकते हैं, तो जो खाने वाला सोडा होता है उसका यूज़ कीजिए, चाहे जो आप इनो पीते हैं ना उसका यूज़ कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर रगड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात। तो उसको क्या कर देगा, वो उदासीन कर देने वाला है। बोलेंगे सर हार्डो काट दो लगता, तो जब पियरका महाराज कटे हैं ना तो पियरका महाराज के डंक में अम्ल नहीं होता है, भस्म होता है। अब जब उसके डंक में भस्म है तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, अम्ल चाहिए। अब अम्ल कहाँ से मिलेगा, तो आप एक लेमन ले लीजिएगा, कागजी नींबू, उसमें भी अम्ल की मात्रा होती है। जहाँ पे हाडा काटा है वहाँ पे क्या कर दीजिए, रगड़ दीजिए, मामला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक दो उदाहरण और बताते हैं आपको। जैसे आप लोग ब्रश करते हैं ना तो जो टूथपेस्ट आता है, ठीक है, कोलगेट मत बोलिएगा, कोलगेट इतना ब्रांडिंग कर दिया कि लोग कोलगेट बोलते हैं, टूथपेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, दंतमंजन। तो होता क्या है ना कि जो टूथपेस्ट होता है उसमें चूना की मात्रा मिलाई जाती है, और चूना होता है क्षारीय। आप कोई भी खाना खाते हैं ना तो उसमें अम्ल होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना खाना में, वो क्या करते हैं कि वो आपके दांतों पे चिपक जाते हैं, और चिपक के उसको खंधार देंगे, खराब कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो उससे क्या होगा कि आपका दांत खराब होगा, दांत में खोखला हो जाएगा, तो आपके मुंह से सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। अब वो लार निकलेगा तो कुछ हद तक उदासीन कर देता है, जो अम्ल का प्रभाव है उसको खत्म कर देगा, क्योंकि जो लार होता है ना वो क्षारीय होता है, भस्मीय प्रकृति का होता है। लेकिन उतना से काम नहीं चलता, इसलिए आपको पर डे ब्रश करना होता है। अब पर डे ब्रश करेंगे ना तो आपका जो दांत होता है ना उसमें क्या होगा कि जो टूथपेस्ट में छाड़ होता है ना, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, और आपका दांत नॉर्मल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक चौथा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे खेतों में आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी फसल नहीं उगता है। जैसे शहरी वाले इलाके में जब खेती करते हैं ना तो उधर एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा। तो जब अम्ल गिरेगा ना बस खेतों की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, अब फसल बढ़िया से नहीं होगा। अब फसल बढ़िया से नहीं होगा तो क्या करता है किसान ना कि उसमें चूना पत्थर डाल देता है। तो चूना पत्थर होता है क्षारीय। अब चूना पत्थर क्या करेगा, उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा, और फिर से उसका पीएच बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो खेत में आराम से कोई भी फसल उगाइएगा तो बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करेगा, तो भस्म खत्म करता है। एक और उदाहरण, आपने नेटल का नाम सुना है। नेटल एक पौधा होता है, ठीक है।
उसमें ऐसे दांता जैसा पूरा कांटा निकला होता है उसमें, चुभ जाएगा ना आपको। तो नेटल का जो पौधा होता है, ये पूछा था मुझे लगता है कि 2025 में कि नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखेंगे मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। अब वो चुभेगा ना, बस आपके बॉडी में क्या घुस जाता है, अम्ल घुस जाता है। अब अम्ल घुसेगा तो पड़पड़ाएगा नहीं, लेकिन प्रकृति में इसकी भी व्यवस्था है। जहाँ पे नेटल का पौधा होता है ना, जस्ट उसी के साइड में आपको कहीं आसपास में एक और पौधा मिलता है जिसको बोलते हैं डॉक का पौधा। अब जो डॉक होता है ना, ये क्या करता है ना कि ये होता है क्षारीय। नेटल क्या है, अम्लीय, डॉक क्या है, क्षारीय। तो उसको लेकर रगड़ दीजिए वहाँ पे, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा 5वां उदाहरण रहा। 6ठा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आप लोग गर्मी का दिन होता है, लगन वगन आता है ना, तो आप पूरा गए हैं धड़धड़ा का, पूरा चाँपे हैं पूरी, तेल मसाला वाला पूरा एकदम हिंहा तक ले खाए हैं ना, जो एकदम मुँह से बाहर ना आ जाए। अब होगा कि एकदम सीने में लगता है कि जलन हो रहा है, तो ना कहते कि हीव जरता बाबू, हीव नहीं जरत, जौन तहार पेट बटे उसमें ढेर अम्ल बने लगल बटे। क्योंकि आपका पेट स्मार्ट है ना, वो समझ रहा है कि खाना जब ढेर है तो अम्ल भी ढेर निकालना पड़ेगा। अब अम्ल ढेर निकलता है ना, बस आपका पेट जलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब जब पेट जलेगा तो क्या होगा, आपको ये सीना जलने लगेगा। तो नहीं कहते हैं, आप लोग प्रचार भी देखेंगे इनो का, नहीं कहता है कि मासी समोसे, और लोग खा लेता है, खा कर उसके बाद क्या बोलता है, सीने में जलन, तो फिर बोलता है लिक्विड, तो कहता है टाइम लगेगा। फिर बोलता है इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकेंड में। तो इनो क्या होता है, एक प्रकार से भस्म है वो, MgOH का होल 2 है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। अब उसको लेके आप पिएंगे ना तो वो भस्म जाएगा और पेट में अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और आपकी जलन क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। समझ में आ रही है बात। तो ये 6ठा उदाहरण भी बोल सकते हैं, और भी इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, कितना बताएंगे हम। समझ में आ रही है बात। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करता है, भस्म, क्योंकि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, लवण और जल। इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, सिंपल। तो जो अगली अभिक्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें है प्रकाश। प्रकाश माने होता है लाइट, रासायनिक माने केमिकल, अभिक्रियाएं माने रिएक्शन। अब ये वैसी अभिक्रिया होती है ना जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। अगर लाइट नहीं मिलेगा तो वो अभिक्रिया हो ही नहीं पाती है। जैसे इसको हमने शुरू में ही बताया था इस एग्जाम्पल को। अब इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। अब ये दोनों अभिक्रिया किया, अब ऐसे सोचेंगे कि अंधेरा में ले जाकर दोनों को मिला दें, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसा नहीं होगा कि अंधेरे में अभिक्रिया करके आराम से HCl बना दिए हैं। अंधेरा में अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगा उसका। समझ आ रही है बात। अंधेरा में टोते रह जाएंगे कि कहाँ है। तो इसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में एनर्जी होती है फोटोन के रूप में, वो आगे चल के आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखिए तो बनता है क्या, HCl। अब बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए ना, ताकि बैलेंस भी हो जाए। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। अब ये बैलेंस हो गए हैं। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो HCl बनता है। सूर्य के प्रकाश को नहीं रखेंगे ना तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जो दूसरी अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बचपन में बड़ी सर्जी लोग रटाते थे, ठीक है, कि जो पेड़ पौधे होते हैं जड़ से जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, वायु से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब चूँकि जो पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ना वो भी क्या है, एक प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो देखो यहाँ पे लिखा है H2O, यानी धरती से क्या लेगा वो, जल, वातावरण से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, वो जब पड़ता है पेड़ पौधे पे तो उसका अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा जी बबुआ, तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, क्योंकि जो एनर्जी का रूप होता है ना पेड़ पौधे में स्टोर करने का, वो ग्लूकोज के ही रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में होता है, ठीक है। और साथ में 6O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन जब रात की बात आएगी ना तो रात में पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, सांस लेने में वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। इसलिए रात को पेड़ पौधे के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। तो जो CO2 छोड़ेंगे तो वो आपसे अधिक ना छोड़ेंगे, आपसे ढेर बड़े हैं, तो आप भी सांस में CO2 खींच रहे हैं,
आपकी तबीयत खराब हो सकती है, एनर्जी मिल भी नहीं करेगा आपको, इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन खूब बढ़िया रिलीज करते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ना, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल क्या याद रखना है? तीसरा एग्जाम्पल याद रखना है AgCl का। AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। अब इसको क्या करते हैं कि सनलाइट में रखते हैं, Sl सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये नहीं बोलेंगे सर यहाँ सूर्य का प्रकाश लिखे, यहाँ सनलाइट लिखे, यहाँ Sl लिखे हैं ना, हमारे में भी तनी सा कीड़ा है समझ रहे हो। तो AgCl है ना, इसको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश में रख देना है तो ये टूट जाता है किस में? Ag में और Cl2 में। Ag मैंने सिल्वर में टूट जाता है और Cl2 मैंने क्लोरीन गैस में टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब बोलेंगे सर क्या ये वियोजन अभिक्रिया हो सकता है, जिसको अपघटन अभिक्रिया बताए थे? तो अकेला है, टूट के दुगो हो जा रहा है ना, तो वियोजन अभिक्रिया भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वियोजन का भी उदाहरण हो सकता है, अब प्रकाश रासायनिक का भी उदाहरण हो सकता है। H2 + Cl2 दुगो जुड़ रहे हैं, तीसरा नया बन रहा है, तो ये संयोजन का भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हमारे 6 अभिक्रिया रहे, ठीक है। चलते हैं अगली अभिक्रिया में। तो हमने फिलहाल 6 अभिक्रियाएँ देख ली हैं, अब बारी है 7वीं अभिक्रिया की, और उसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना, ठीक है। अब वही बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में ऊष्मा मुक्त यानी कि बाहर होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये वैसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें यदि आप किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का अभिक्रिया कराएंगे ना, तो उसमें से हीट रिलीज होने लगता है, उसमें से गर्मी बाहर आने लगती है, ठीक है। जैसे एक आपको एकदम बेसिक से एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग जो मार्केट में चूना आता है ना, जिससे आप लोग घरों की पुताई करते हैं, तो जैसे ही उसको आप पानी में डालते हैं ना, तो वो अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, यानी ऊष्माक्षेपी होती है। उसमें से देखिए गर्मी निकलने लगता है, समझ रहे हैं, वो इससे लगता है ना डबक रहा है चावल वोल, ठीक है। तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोयले का जलना, मीथेन का जलना, ठीक है। कोयला कार्बन होता है, जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलने वाला है, ठीक है। तो जलने से क्या निकल रही है जी? ऊष्मा निकल रही है। यहाँ पे मीथेन है CH4। जैसे गोबर गैस का नाम सुना है आप लोगों ने, गोबर गैस में मुख्य जो गैस होती है ना, वही मीथेन होती है, ठीक है। आजकल तो इसका यूज़ धड़ल्ले से किया जा रहा है मीथेन गैस का, तो वो भी जलता है ना, तो काफ़ी हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊष्मा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रही है। तीसरा एग्जाम्पल ये 2017 में पूछा था, कंपोस्ट का बनना, कि कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे, कंपोस्ट का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब कंपोस्ट बनता है ना, तो आप उसको लेकर जब मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होता है। अब उसको खोद के निकालिएगा ना, तो उसमें से हीट निकलता है, गर्मी निकलती है, समझ में आ रही है बात। तो कंपोस्ट का बनना भी किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा? तो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है भोजन का पचना। आप खाना खाते हैं ना, तो भोजन जाके आपके बॉडी में पच जाता है और डाइजेस्ट होगा ना, तो वो एनर्जी के रूप में टूटता है। आप लोग ये बात याद रखेंगे, जब वो एनर्जी के रूप में टूटेगा तो एनर्जी क्या है? एक हीट का ही रूप होती है, ठीक है। तो भोजन का पचना भी किसका उदाहरण हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। आप इसमें एग्जाम्पल ही याद रखेंगे, एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल डाल देगा, पूछ देगा आपसे कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की क्रिया है। तो ये सभी कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती हैं। एक बात और याद रखेंगे, दहन वाली कोई भी क्रिया होगी ना, किसी भी चीज़ को जलाइए तो उससे हीट रिलीज होता ही होता है, गर्मी उससे बाहर निकलेगी ही निकलेगी। तो वो क्या समझेंगे कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलते हैं अगली अभिक्रिया पे, जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी, अब इसके नाम से ही लग रहा है ना कि इसमें से ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी, इसमें उल्टा ऊष्मा देना पड़ेगा तभी अभिक्रिया होगा। अब बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी नहीं, इसमें आपको ऊष्मा बाहर से देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब समझिए इसको ध्यान से। जैसे चूना पत्थर है CaCO3, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, जिससे ताजमहल बना हुआ है। तो CaCO3 क्या है? एक चूना पत्थर है, उसको लेकर गर्म कीजिए, गर्म किए हैं तो ये टूट गया है CaO, जिसको हमने पीछे भी बताया था कि जो CaO होता है ना, ये कली चूना होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। और साथ में CO2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ से हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ रही है ना, तभी ना ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है।
दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी वैसी विक्रिया होती है जिसमें हीट चाहिए ही चाहिए। सूरज का प्रकाश से हमें एनर्जी मिलता है ना जी, पेड़ पौधों को, तो उसको हीट मिल रहा है, और हीट मिलता है तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्रिया करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में टूट जाता है। तीसरी जो विक्रिया है ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है ना तो ये क्या बन जाता है, 2NO बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी गर्म करना पड़ता है, बिना हीट दिए ये काम नहीं होने वाला है। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ हैं। बोलेंगे सर ये तो वियोजन अभिक्रिया जैसा दिख रहा है, एक है टूट के दूगो हो गया है तो वियोजन हुआ है ना, तो बिल्कुल ये वियोजन का भी उदाहरण है, ऊष्माशोषी का भी उदाहरण है। बोलेंगे सर अगर दोनों ऑप्शन में दे तो क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन में जनरली नहीं देता है, अगर दोनों देगा तो ये भी जरूर डालेगा कि ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। फिर जो ये तीसरा दिख रहा है ना N2+O2, ये संयोजन अभिक्रिया का है, दोनों का शादी हो रहा है, समझ रहे हैं, उसके बाद 2NO जाके बन रहा है, तो ये संयोजन का भी उदाहरण है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, तो चलते हैं अगले अभिक्रिया की ओर। तो अगली जो अभिक्रिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मानी जाती है इस अध्याय की, वो है ऑक्सीकरण और अवकरण। अब मुझे लगता है कि अगर ऑक्सीकरण अवकरण पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए तो 15-20 मिनट तो इसी को समझाने में लग जाएगा। अब इतना इजी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इजी कि आप लोग याद रखेंगे, 10th क्लास तक कितना पूछेगा, बस इसी को ध्यान रखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, अब बस यही ध्यान रखना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, और हाइड्रोजन अलग हो जाए। लिखा है हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो जब ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, तो वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, अवकरण जो होती है ना, ठीक इसके अपोजिट होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ हो रहा है हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ हो रहा है हाइड्रोजन का वियोग, और यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का वियोग। समझ में आ रही है बात? तो ठीक जस्ट इसका अपोजिट अभिक्रिया होती है। अब इन दोनों की खास बात भी है, ये दोनों अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। ठीक है, अब पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का संयोग है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो क्या बन गया, CO2। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बन गया, MgO। इसको बैलेंस कर दीजिए तो 2Mg हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, O2O2। ठीक है, यहाँ देखेंगे जिंक, जिंक क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना, या इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन अगर कोई यौगिक त्यागता है या परमाणु त्यागता है ना, तो उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं। 12th क्लास में जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये बात भी बताई जाती है। ठीक है, बैटरी सेल पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो नोट आप लोग याद रखेंगे कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयित पदार्थ कहते हैं। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ कार्बन का हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो कार्बन, मैग्नीशियम और जिंक उपचयित पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा नोट क्या याद रखेंगे कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण में मदद करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अब ऑक्सीकरण में कौन मदद कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मदद कर रहा है, ऑक्सीजन मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहे हैं, ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं। तीसरा नोट याद रखेंगे, जो तीसरा नोट है वो VVI कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अभी जस्ट बताया ना हमने कि अगर कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, याद रखना यहाँ पे 2 प्लस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। जो धनी होता है वही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसीलिए इस पर 2 प्लस चढ़ा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, उसे ही ऑक्सीकारक कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जो अगली अभिक्रिया है अवकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, H2 + Cl2 गिव्स राइज टू HCl। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 2HCl। अब यहाँ पे हो रहा है कि CuO है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन का संयोग होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अवकरण अभिक्रियाएं। अब इसके डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स भी आते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल बताइए। अब एक बात और ध्यान में रखेंगे आप लोग
पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो अवकरण अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं होती हैं ये हमेशा साथ साथ होती हैं। ये नहीं होगा कि ऑक्सीकरण होगा तो अवकरण नहीं होगा, अवकरण होगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये या तो ऑक्सीकरण या अवकरण दोनों साथ साथ में हो जाते हैं। तो जब ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है ना तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से रेड निकाल दीजिए, RED, यहाँ से OX, तो REDOX, इसको बोलते हैं रेडॉक्स। तो ये भी कई बार पूछा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं वैसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। RED से रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन, यानी अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो साइड में देख लीजिए, उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग याद भी रखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।